हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट पर। साथियों, वीडियो में बात करने वाला हूं आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल सेशन 2021-22 डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन रिगार्डिंग गाइडलाइंस के बारे में। एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक रूप से चाहिए, एडमिशन के टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है, काउंसलिंग फीस कहाँ जमा होगी और भी बहुत कुछ डायरेक्ट एडमिशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए लगातार आप वीडियो के एंड तक बने रहेगा। इसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। बहुत से स्टूडेंट वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, मात्र 18% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी 82% स्टूडेंट तो ओनली वीडियो देखते हैं। तो इसलिए प्लीज आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बट आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए प्लीज चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही पास में दे रखा बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही आरपीएमसी रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वैसे ये गाइडलाइंस सभी कॉलेजेस के लिए जारी की गई है। मतलब ये नोटिफिकेशन सभी कॉलेज के लिए है, लेकिन इसमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है जो आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी दिशा निर्देश दे रखे हैं उनको सबसे पहले तो मैं रीड करता जाऊंगा, साथ में उनका मतलब भी आपको समझाता जाऊंगा। तो लगातार वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर प्रधानाचार्य संबंध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थान राजस्थान, मतलब जितनी भी आरपीएमसी अप्रूव्ड कॉलेज है उनके लिए विषय प्रशिक्षण क्षेत्र 2021-22 में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 4 चरणों की काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रही सीटों के प्रवेश के संबंध में जारी दिशा निर्देश। अब जो भी 4 काउंसलिंग के बाद में जो भी वैकेंट सीट रही है, जो भी उनके बाद जिन सीटों पर एडमिशन है उनके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा प्रशिक्षण क्षेत्र 2021-22 में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालय संस्थानों में 4 चरणों की काउंसलिंग के माध्यम से नियमानुसार पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी आवंटित किए गए थे, जिसके पश्चात भी कुछ महाविद्यालय संस्थानों में विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु सीटें रिक्त रह गई है, जिसकी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी सूची है वैकेंट सीट की, इससे आगे आने वाले वीडियो में हम उसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर की बैठक दिनांक 12/10/2022 के एजेंडा नंबर 1 में लिए गए निर्णय अनुसार काउंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय महाविद्यालय संस्थान में जिनमें सीटें रिक्त रह गई है वो अपने स्तर पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त कर कोर्सवार मेरिट सूची काउंसिल को प्रस्तुत करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिशा निर्देश दे रखे हैं। प्रवेश प्रक्रिया हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है। फर्स्ट नंबर, ऐसे सभी महाविद्यालय संस्थान जिनमें द्विवर्षीय डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में सीटें रिक्त है वे इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 16/10/2022 से 26/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे। मतलब जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट 16 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके द्वारा आप ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, वो कॉलेज वाले आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करें तो महाविद्यालय संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के उपरांत उनके वरीयता अनुसार महाविद्यालय संस्थान अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से काउंसिल को दिनांक 28/10/2022 तक प्रस्तुत करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा सेशन 2021-22 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में पुनः आवेदन शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के पूर्व में भरे गए आवेदन में दिए गए एप्लीकेशन आईडी एवं ट्रांजैक्शन आईडी संख्या उदाहरण आरपीसी एंड जो भी, मतलब आपने अगर पहले एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया और आपने एडमिशन नहीं लिया या आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो कॉलेज वाले उसी फॉर्म से जो भी ये फॉर्म है मूल दस्तावेजों का आपका मिलान करके फॉर्म फिल कर देंगे कॉलेज वाले अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से। आपको 1500 रुपये देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब 1500 रुपये का जो भी चालान है वो आपके लिए नहीं कटेगा।
अब जो स्टूडेंट ऑफलाइन है जिन्होंने फॉर्म ही फिल नहीं किया उनके लिए ये 1500 रुपये लगेंगे इस फॉर्म के। उनके अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थियों से निम्नानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, अन्य अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 1500 रुपये आवेदन शुल्क तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित अभ्यर्थियों को 1000 रुपये प्राप्त कर राजस्थान पैरामेडिकल में दिनांक 28/10/2022 तक आवश्यक रूप से आप जमा करेंगे। ऐसा नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। तो मैंने बता दिया, जो भी ऑफलाइन है जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया उनके लिए ये राशि रखी गई है 1000 रुपये और 1500 रुपये। 1500 रुपये तो जनरल की आ गई, अति पिछड़ा वर्ग। इसके अलावा SC ST के लिए वो 1000 रुपये। अगर कॉलेज वाले ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान, मतलब कि अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। ये कॉलेजों के लिए साफ दिशा निर्देश है। संस्थान अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की सार्वजनिक सूचना की प्रति तथा इस क्रम में दिनांक 28 ऑनलाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की कोर्सवार सूची A एवं मेरिट के अनुसार योग्य कोर्स अभ्यर्थियों की कोर्सवार सूची B काउंसिल की ईमेल rpmchelpdesk@gmail.com पर दिनांक 28/10/2022 को साय 6 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें। मतलब जिन भी स्टूडेंट का कॉलेज ने एडमिशन लिया है उनकी कोर्सवार सूची A, इसके अलावा जो उनमें योग्य पाए गए उन स्टूडेंटों की कोर्सवार सूची B काउंसिल की ईमेल, जो यह ईमेल देखी रखी है उसमें ईमेल करेंगे। ये कॉलेजों के लिए दिशा निर्देश है। 3 नंबर दिशा निर्देश की बात करें तो योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के उपरांत महाविद्यालय संस्थान अपनी SSO ID के माध्यम से दिनांक 1/11/2022 तक अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपये काउंसिल के खाते में जमा कराएंगे। ऐसा नहीं किए जाने पर भी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। मतलब कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी ये 10,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस नहीं करवाई, अब जिन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल किया उन्होंने तो करवाई नहीं है, तो जो भी आपकी काउंसलिंग फ़ीस है 1 नवंबर को काउंसिल के खाते में जमा करवाएंगे कॉलेज वाले। ये आपको कॉलेज को देनी है, कॉलेज की तरफ से ये राशि जमा होगी काउंसिल के खाते में। कई स्टूडेंट्सों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि जो काउंसलिंग फ़ीस है वो जमा कहाँ करवाएंगे, तो ये कॉलेज वाले आपसे लेंगे और कॉलेज वाले काउंसलिंग के खाते में जमा करवाएंगे। 4 नंबर दिशा निर्देश की बात करें, योग्य अभ्यर्थियों का अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपये प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के उपरांत दिनांक 7/11/2022 को प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। इसके पश्चात अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय संस्थान में दिनांक 7/11/2022 से 11/11/2022 तक अपनी उपस्थिति रिपोर्टिंग प्रस्तुत करेंगे। अब मतलब काउंसलिंग फीस जमा हो गई, सारी प्रोसेस होने के बाद में 7 नवंबर को आपके अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे RPMC के द्वारा। तो जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है उसके बाद में 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक आप जो भी आपको कॉलेज आवंटित होगा उसमें आप अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी 5 नंबर का दिशा निर्देश है उसमें क्लियर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक रूप से चाहिए वो बता रखे हैं। वैसे ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए, सेम एज वही डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर दिए गए, कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। महाविद्यालय संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के निम्न मूल दस्तावेज प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। जो भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यक रूप से लेगा, इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट्स अवश्य रूप से तैयार कर लें क्योंकि 16 से ये फॉर्म स्टार्ट है। 10वीं कक्षा की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, प्रवर्जन यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य कोई भी फोटो पहचान ID की छाया प्रति। आगे बात करें राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना, इसका अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो वो वीडियो देख के आराम से ये बनवा पाएंगे। अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 30 दिवस से अधिक पुराना है तो मान्य नहीं होगा, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आपसे जब भी ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कॉलेज में लिया जाएगा तो ये 30 दिवस के अंदर का ही होना चाहिए। अगर 30 दिवस से मतलब 1 महीने से अधिक पुराना है तो वो नहीं चलेगा, आपको नया बनवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स की बात करें जैसे फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, WTP यानी वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, वार्ड्स ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल सर्टिफिकेट, विड्रो डिवोर्स सर्टिफिकेट जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। दस्तावेजों तथ्यों में अंतर होने की स्थिति में काउंसिल को तत्समी ईमेल पर संबंधित दस्तावेज की प्रति के साथ प्रेषित करना होगा।
अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो कॉलेज वाले आरपीएमसी को उसी टाइम उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेल करें। ये कॉलेज के लिए दिशा निर्देश है। 7 नंबर दिशा निर्देश की बात करें, संबंधित महाविद्यालय संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रवेश देते समय प्रत्येक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का निर्धारित मापदंडों के अनुसार गहनता से जांच कर पूर्ण संतुष्टि उपरांत ही अभ्यर्थी को प्रवेश दे। ऐसे नहीं करने पर इस संबंध में अभ्यर्थी को होने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक मानसिक समय की क्षति के लिए संबंधित महाविद्यालय संस्थान जिम्मेदार होंगे तथा इसमें राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में कोई भी अभ्यर्थी अभिभावक किसी भी न्यायालय में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के विरुद्ध किसी भी अनुतोष के पात्र नहीं होंगे, किंतु संबंधित महाविद्यालय संस्थानों के विरुद्ध यदि अभ्यर्थी चाहे तो नियमानुसार अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे। साथियों, ये 7 नंबर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्लियर दे रखा है। अगर कॉलेज वाले कोई भी लापरवाही करते हैं, कुछ भी आपके साथ स्टूडेंटों के साथ लापरवाही करते हैं और अगर स्टूडेंट कॉलेज के खिलाफ या काउंसिल के खिलाफ आगे न्यायालय में वाद विवाद प्रस्तुत करता है तो इसमें आरपीएमसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार का वाद विवाद आरपीएमसी के खिलाफ नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉलेज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है क्योंकि साथियों 2018-19 का जो सेशन है उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ था, उसी रिगार्डिंग आरपीएमसी क्लियर कर रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप जब भी एडमिशन ले अपना अलॉटमेंट लेटर भी ले, सब कुछ आप एक एक डिटेल से रीड करके ही अपना एडमिशन ले। 8 नंबर दिशा निर्देश की बात करें तो अभ्यर्थियों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की समकक्षता निर्धारित करने की संबंधित अनुदेशिका से मिलान करे। साथ ही संबंधित बोर्ड से अंक तालिकाओं का प्रमाणीकरण भी किया जाए। अगर आपने 12th आरबीएसई यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कर रखी है या अन्य कोई बोर्ड से कर रखी है तो उसका मिलान जो भी आरपीएमसी ने अनुदेशिका दे रखी है, एक अनुदेशिका का अलग पीडीएफ दे रखा है, उससे मिलान करना है कॉलेज वालों को। अभ्यर्थियों के प्रस्तुत अंक तालिका के मिलान के समय ये सुनिश्चित करें कि उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45% एवं अन्य समस्त वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40% अंकों से उत्तीर्ण की गई हो। इससे कम वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखें साथियों, अगर आपके 12th के अंदर जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 45% अनिवार्य किया गया है ये एडमिशन के लिए, और जो भी बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 40% ये है, तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 10 नंबर दिशा निर्देश की बात करें तो अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके अलावा मैथ से उत्तीर्ण की गई हो यह सुनिश्चित करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल विज्ञान आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। किसी भी अनियमित प्रवेश पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय संस्थान की होगी। अगर आपके 12th में साइंस, मैथ या साइंस बायोलॉजी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए पात्र है, अन्यथा आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आप अब देख सकते हैं जो 11 नंबर पे जो भी दिशा निर्देश है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के मैसेज भी आ रखे हैं कि हमने 12th 2022 में पास आउट किए, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2021 या 2021 से पूर्व उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र हो गए। यह मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो जो भी नोटिफिकेशन वाला वीडियो था उसमें भी बताई थी और इसमें भी बता देता हूँ। अगर आपने 12th 2021 या इससे पहले कभी भी कर रखे तो ही आप इसमें एडमिशन के लिए पात्र हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में जो एज वाला इश्यू है इसमें भी आप देख लीजिए 12 नंबर जो दिशा निर्देश है इसमें क्लियर दिया गया है। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31/12/2021 तक 17 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 2021 का जो लास्ट दिसंबर था 31 दिसंबर वहाँ तक आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। आगे 13 नंबर पॉइंट की बात करें, यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन यानी फिजिकल हैंडीकैप श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगजन पीएच प्रमाण पत्रों का परीक्षण राजकीय चिकित्सालय द्वारा मेडिकल बोर्ड से करवाए। परीक्षण के पश्चात अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु पात्र पाए जाने पर ही प्रवेश दिया जाए। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा निर्धारित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में
हेतु चयनित दिव्यांगजनों का मेडिकल बोर्ड परीक्षण करवाने हेतु मापदंड की 6% संलग्न है। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप यानी विकलांग या ब्लाइंड कुछ भी कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है तो उसकी मेडिकल बोर्ड से वो प्रमाणता सुनिश्चित करे। ये सभी कॉलेज वालों के लिए क्लियर दिशा निर्देश है। इसके बाद में आप देख सकते हैं 14 नंबर पॉइंट्स में क्लियर दे रखा है, जो भी आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया जाए, उसके ऊपर जो भी आपके ओपीडी स्लिप है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जारीकर्ता का नाम, डिस्पैच क्रमांक, इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो भी राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की स्लिप है वो होनी चाहिए। 15 नंबर पॉइंट की बात करें, ये ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर से अधिक पुराना है तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगाना होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 ईयर से पुराना है तो उसकी वैलिडिटी को कैसे एक्सटेंड करना है मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वो वीडियो देख के ये 15 नंबर पॉइंट का मतलब समझ सकते हैं इसमें क्या दे रखा है। बाकी अगर आपका नया सर्टिफिकेट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, 3 ईयर से पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और ये 16 नंबर पॉइंट एमबीसी श्रेणी के रिगार्डिंग दे रखा है। जो भी एमबीसी श्रेणी गाड़ी गलोड़िया लोहार जो भी है वो मतलब कि एमबीसी के अंदर ओबीसी में आते हैं, वो एमबीसी में गिने जाएंगे, ऐसा कुछ है, आप इसे रीड कर लेंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का मैंने आपको पहले बता दिया है, ये देख सकते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। इनकी भी जो अभी वैधता है वो 3 ईयर एक्सटेंड कर दी है, उसके रिगार्डिंग दे रखा है 17 नंबर पॉइंट। अब 18 नंबर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट संबंधित महाविद्यालय संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों से अधिकतम निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट हैं उनसे बिल्कुल भी फीस एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी। ये कॉलेजों के लिए साफ दिशा निर्देश है। कोई बोल रहा है आपको कॉलेज वाला कि डोनेशन दे, तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराए, कोई भी डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फीस 35,000 पर ईयर, क्वेश्चन मनी 5,000 जो कि रिफंडेबल है कोर्स के बाद। इसके अलावा यूनिफॉर्म फीस 1,500 रुपये, और अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो 1,500 रुपये वो हो गए आपके, और 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस तो है ही है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फीस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें साथियों। अब यहाँ पे दे भी रखा है, महाविद्यालय संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से 25,000 रुपये, 35,000 फीस दे रखी थी, उसमें आपसे 25,000 रुपये आपको कॉलेज में जमा करवाने हैं, और 10,000 रुपये आपने जो काउंसलिंग में जमा करवाए हैं वो आपकी फ़ीस में इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब आपको अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको कॉलेज में मैक्सिमम 31,500 रुपये ही जमा करवाने हैं। 10,000 रुपये आपकी काउंसलिंग के जमा हो जाएंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि किसी महाविद्यालय संस्थान द्वारा उपयुक्त निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी से प्राप्त की जाती है तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी में आने या लाए जाने पर संबंधित महाविद्यालय संस्थान के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाकर पेनल्टी के रूप में 10,000 रुपये प्रति प्रकरण वसूल किए जाएंगे, तथा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अधिनियम 2008 की धारा 29 के तहत मान्यता समाप्त की जाएगी। कॉलेजों के लिए साफ दिशा निर्देश, अगर जो फीस बता रखी है उससे एक्स्ट्रा फीस कॉलेज वाले लेते हैं तो उसके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी, इसके अलावा जो भी काउंसिल के नियम है उसके तहत उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है, की भी जाएगी। ये क्लियर बता रखा है आरपीएमसी ने। 19 नंबर दिशा निर्देश की बात करें, संबंधित महाविद्यालय संस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त करते हुए तत्समय अभ्यर्थी को इसकी प्राप्ति रसीद जारी करें। जब भी आप कॉलेज में फीस जमा करवाए तो उसकी उस टाइम ही रसीद ले लें, जो भी कॉलेज की रसीद है ओरिजिनल वो स्लिप आप जरूर प्राप्त कर लें। 20 नंबर दिशा निर्देश की बात करें तो उपरोक्त मूल दस्तावेज महाविद्यालय संस्थान अपने स्तर पर जमा कराकर काउंसिल द्वारा मांगे जाने पर मूल ही उपलब्ध करवाएं। छात्रों को मूल दस्तावेज परीक्षा हेतु नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात लौटा दिए जाएंगे। अतः समस्त अभ्यर्थियों को आगामी अन्य किसी आवश्यकता है तो अपने मूल दस्तावेजों की आवश्यक मात्रा में फोटो प्रतियां करवाना निर्देशित एवं पाबंद करें। मतलब साथियों, आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज में जमा हो जाएंगे, काउंसिल के जानने पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी आप 6 प्रति एक बार मतलब जो भी फोटोकॉपी है वो आप अपने पास करवा के रख ले। अगर आपके और कोई भी आवश्यक रूप बीच में कोई काम आ जाता है तो उसके लिए आप आवश्यक रूप से फोटोकॉपी करवा के रख ले। ये कॉलेजों को कहा गया है कि ये स्टूडेंट को बताया जाए। 21 नंबर दिशा निर्देश की बात करें, यदि अभ्यर्थी द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया कि उनके मूल दस्तावेज कहीं खो गए। साथियों 21 नंबर पॉइंट में क्लियर ये दे रखा है, अगर आपके मूल डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए, आपका एडमिशन हो जाता है तो
आप जो भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स खो गए थे, जो भी उसकी FIR दर्ज की है आपने, उसकी 6 प्रति कॉलेज वाले लेंगे और आपके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स एक बार के लिए जमा कर लेंगे। अब 22 नंबर के दिशा निर्देश की बात करें, सभी पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थानों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, ऐसा समस्त अभ्यर्थियों को भी अवगत करवाया जाए। मतलब साथियों, RPMC में जो भी एडमिशन हो रहे हैं उसमें जो भी लैंग्वेज है उसका मीडियम बहुत लैंग्वेज है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं डरे कि मुझे इंग्लिश में पेपर देना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे क्लियर दे रखा है। 23 नंबर जो भी दिशा निर्देश है उसमें क्लियर बताया गया है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है लेकिन एडमिशन आपके डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आप जो भी एडमिशन के लिए जो भी आपकी योग्यता है वो नहीं रखते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स लौटा दिए जाएंगे, आपकी फ़ीस भी लौटा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट तथ्य छुपाकर एडमिशन लेता है, मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स सही है ही नहीं और उसने एडमिशन ले लिया, तो जो भी आपकी फ़ीस है वो आपकी रिफंडेबल नहीं है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। 24 नंबर दिशा निर्देश की बात करें, उपरोक्तानुसार समस्त पैरामेडिकल में अंकित दस्तावेज और उनकी प्रतिलिपियों की जांच संबंधित महाविद्यालय संस्थान द्वारा की जाएगी और उनकी सत्यता व प्रमाणिकता की संतुष्टि उपरांत ही अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमति किया जाएगा। यदि किसी भी दस्तावेज में उपयुक्त वर्णित पात्रता का उल्लंघन होने पर यदि संबंधित महाविद्यालय संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमति किया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा शासित पेनल्टी के रूप में 10,000 रुपये प्रति प्रकरण वसूल किए जाएंगे तथा इस कारण इस सीट के रिक्त होने की स्थिति समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय संस्थान की होगी। मतलब जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स की गहनतापूर्वक जांच कर ले। अगर इसके उपरांत भी कोई कॉलेज स्टूडेंट को एडमिशन देता है तो उसके ऊपर कॉलेज के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और फिर बाद में अगर कोई सीट खाली रहती है उस कॉलेज में तो उसकी जिम्मेदारी उस कॉलेज की होगी। अब 25 नंबर दिशा निर्देश की बात करें, समस्त महाविद्यालय संस्थान प्रवेश प्रक्रिया का संपूर्ण रिकॉर्ड का साधारण महाविद्यालय में आवश्यक रूप से करेंगे तथा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा मांगे जाने पर अविलंब काउंसिल को उपलब्ध करवाए जाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी ये डायरेक्ट एडमिशन होने उनका रिकॉर्ड कॉलेज रखेंगे और काउंसिल के मांगे जाने पर तुरंत उपलब्ध करवाएंगे। आगे 26 नंबर दिशा निर्देश की बात करें, समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि के मध्य यदि शनिवार व रविवार अन्य राजकीय अवकाश होने की स्थिति में भी संस्थान को खुला रखा जाकर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग स्वीकार किया जाना सुनिश्चित करे। मतलब जो भी 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक जो भी रिपोर्टिंग डेट है, अगर उसके बीच में कोई अवकाश रहता है कॉलेज में तो भी आपके लिए कॉलेज ओपन रहेगा, आप आराम से रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। लास्ट दिशा निर्देश की बात करें 27, पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थान द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल अधिनियम 2008 नियम 2014 व 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जितने भी दिशा निर्देश इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताए हैं, अगर उनमें एक भी दिशा निर्देश के कॉलेज वाले पालना नहीं करते हैं तो कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी काउंसिल के नियम बने हैं उनके तहत ऐसा क्लियर RPMC ने बताया है इस नोटिफिकेशन में। बाकी आपसे निवेदन करूंगा, आपसे कोई कॉलेज वाला फीस भी ज़्यादा लेता है तो आप इस नोटिफिकेशन को बता सकते हैं, कॉलेज पे कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई पैरामेडिकल से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन रह गया है या डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।